कल कुछ चीज़ें आप लोगों को बताए थे, आज कुछ और नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कमेंट, सबसे पहले कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब प्रोग्राम हम लिखते हैं तो प्रोग्राम में कुछ कमेंट भी लिख सकते हैं। कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो उसके स्टेटमेंट्स होंगे, वो तो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है। पाइथन में कमेंट दो तरीके से लिखा जाता है। दो तरह के कमेंट होते हैं। एक कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट। और इन दोनों कमेंट को दो तरीके से दे सकते हैं। तो जो सिंगल लाइन कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट को हैज साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम में हम इस तरीके से कोई कमेंट देना चाहते हैं हैज साइन के साथ, हैज के साथ। जैसे मान लीजिए एक कमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रोग्राम फॉर एडिशन, प्रोग्राम फॉर एडिशन। ये कमेंट हो जाता है हमारे प्रोग्राम। और कमेंट होने का मतलब कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करती। अब इसके नीचे हम अपना जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब कोई एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं a = 10, b = 20, c = a + b और प्रिंट c, प्रिंट c। पहली लाइन को छोड़कर जो हैश के साथ लिखा गया है, इसको छोड़कर बाकी ये जो लाइन है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, इसको तो पाइथन का इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो भी है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये पहली वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक। अब इसके बाद अगर हम कमेंट किसी लाइन में लिखना चाहें तो किसी लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जैसे लाइन है, हम इस लाइन में कोई कमेंट लिखना चाहें तो इस लाइन में भी हम कमेंट लिख सकते हैं। यहां से हम हैश साइन यहां पर लिखेंगे और हैश साइन के बाद फिर यहां पर हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हम कमेंट लिख दिए, यहां पर हम कमेंट लिख देते हैं सब, यहां पे कमेंट लिख देते हैं सब। तो इसके बाद हैश साइन के बाद जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक। उसके पहले का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हैश के बाद जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक बात और आपको जानना है इसमें कि हैश के बाद वो पूरी लाइन कमेंट हो जाती है, चाहे वो जितना भी हो, उसमें जो कुछ भी लिख दिया है। अगर मान लीजिए कि इसके बाद हम इधर आकर अगर कोई एक स्टेटमेंट लिख दें कि c = a × b, c = a × b, तो ये भी कमेंट का ही हिस्सा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हैश के बाद हम जो भी कुछ लिखते हैं, हैश के बाद वो पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा। उसी तरह से ये जो हमारी पहली लाइन है, ये भी हमारा कमेंट हो गया। इसके आगे हम कुछ भी लिख देंगे वो पूरी की पूरी लाइन कमेंट ही होगी। बात सबको समझ में आ रही है? सर ये सिंगल लाइन कमेंट ही होगा ना? सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट है। यहाँ भी सिंगल लाइन है, यहाँ भी सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक। इसके अलावा कमेंट
हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो स्टेटमेंट हमने लिखा, a इक्वल 10 और b इक्वल 20। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कोई कमेंट लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने कमेंट लिख दिया एडिशन स्टार्ट, एडिशन स्टार्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया c इक्वल टू a प्लस b, और यहां पर आकर इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट c। ठीक, अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें दो लाइन कमेंट हो गया, एक तो ये लाइन कमेंट हो गया और एक दूसरी लाइन यहां पर कमेंट हो गई। इन दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इन दोनों लाइन को छोड़कर बाकी जितने स्टेटमेंट्स हैं उसका एग्जीक्यूशन पाइथन के द्वारा होगा, लेकिन बाकी जो कमेंट लिखा है कमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आई इतना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कमेंट हम कहीं भी लिख सकते हैं। कमेंट क्यों लिखा जाता है ये समझ लीजिए। ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 2 लाइन का प्रोग्राम है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग आगे करेंगे तो आपके प्रोग्राम बड़े बड़े होने लगते हैं। या जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग करते करते थोड़ा और कुछ दिनों के बाद कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने लगते हैं, 4 पेज का प्रोग्राम हो गया, 10 पेज का प्रोग्राम हो गया, तो जब प्रोग्राम आपके बड़े होने लगते हैं तो बीच बीच में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो कैलकुलेशंस के बारे में अगर आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, क्यों डिस्क्राइब करते हैं ये भी समझ लीजिए। कोई भी प्रोग्राम जो आप बनाते हैं वो प्रोग्राम आप अपने लिए नहीं बनाते हैं। जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हम प्रोग्राम अपने लिए नहीं बनाते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आप अपने लिए नहीं बनाते हैं, सॉफ्टवेयर किसी और के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो आपका बनाया हुआ प्रोग्राम, आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर देखता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखता है, तो अगर बीच बीच में आप कमेंट लिखते रहेंगे तो उस कमेंट के माध्यम से उसको चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया कि प्रोग्राम फॉर एडिशन, तो इसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये प्रोग्राम किस लिए बना है, एडिशन के लिए बना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर कमेंट लिख दिया एडिशन स्टार्ट, मतलब कि इसके बाद हमारा एडिशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से प्रोग्राम को ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ? इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट लिखने का 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है कि ये जो सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका है, इस तरीका से भी हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। जैसे प्रोग्राम फॉर एडिशन, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से हैश साइन का यूज किया और इसके बाद कुछ यहाँ पर कमेंट लिखा, फिर उसके बाद फिर से हैश साइन को यूज किया, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कमेंट लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम लिखते हैं हम अपना। a इक्वल 10 हमने लिखा, b इक्वल हमने लिखा 20, फिर c इक्वल हमने लिखा a प्लस b, और यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट c, प्रिंट c। तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल जो इसका फॉर्मेट है वो सिंगल लाइन कमेंट वाला ही फॉर्मेट है, क्योंकि इसी से हम सिंगल लाइन कमेंट भी लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली है तो ये सिंगल लाइन कमेंट ही, ये पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो गई, ये दूसरी लाइन भी कमेंट हो गई, ये तीसरी लाइन भी कमेंट हो गई। लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 लाइन एक साथ लिखा गया तो हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये मल्टी लाइन कमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये मल्टी लाइन कमेंट का तरीका नहीं है। तो मल्टी लाइन कमेंट का तरीका होता क्या है? तो मल्टी लाइन कमेंट का तरीका होता है कि हम मल्टी लाइन कमेंट को ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं। ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स, तो ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तरीका तो ये होता है कि सिंगल कोट 3 बार लिखा
और फिर उसके बाद कमेंट भी लिखा और कमेंट लिखने के बाद उसको 3 बार बंद भी कर दिया। ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि सिंगल कोट्स की जगह पर हम डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो भी 3 बार। अब इसके बाद कुछ लिखा और उसके बाद इसको बंद कर देंगे, ये डबल कोट्स 3 बार। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। अब प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए यही प्रोग्राम है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमें कमेंट लिख रहे हैं, सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं। तो सिंगल कोट्स का यूज यहाँ पर कर लिया, ठीक। उसके बाद चाहे तो उसके आगे से ही लिखना शुरू कर दें, या हम चाहे तो उसके नीचे से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं, प्रोग्राम फॉर एडिशन डेवलप्ड बाय राजेश एट CCI वाराणसी। और उसके बाद यहां पर आकर इस कमेंट को बंद करना। ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो कुछ भी यहां पर लिखा गया ये पूरा का पूरा कमेंट हो गया। तो ये जो तरीका होता है ये मल्टी लाइन कमेंट का तरीका होता है। अब ये जो सिंगल कोट्स है, इस सिंगल कोट्स को हम डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंगल कोट्स 3 बार लिखा है तो डबल कोट्स भी 3 बार लिखा होगा। तो अगर डबल कोट्स लिखेंगे तो यहाँ भी डबल कोट्स होगा और यहाँ भी डबल कोट्स होगा। अगर ये सिंगल कोट्स है तो यहाँ भी सिंगल कोट होगा और यहाँ भी सिंगल कोट होगा। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत भी है? सर ये पूछ रहे थे कि जैसे हम लोग सिंगल लाइन लिखते हैं और ये मल्टी लाइन, तो उस मतलब क्या पर्पस है कि सिंगल लाइन यहाँ पे यूज होगा और वहाँ पे मल्टी लाइन होगा? अगर कमेंट एक ही लाइन का लिखना है तो सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। अच्छा। अगर कमेंट 2-3 लाइन में लिखना है तो मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। अच्छा सर, जैसे ये डबल कोट, सिंगल कोट और ये ट्रिपल कोट वाली है, तो इसके लिए कुछ अलग पर्पस है? मतलब कि यहाँ पे सिंगल करेंगे, यहाँ डबल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे हम उसको सिंगल कोट्स के माध्यम से लिख सकते हैं या उसको डबल कोट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। अच्छा। क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया वाराणसी, ये हमने लिख दिया वाराणसी सिंगल कोट्स के अंदर, या हम यहाँ पर लिख देते हैं वाराणसी डबल कोट्स के अंदर। ये दोनों ही स्ट्रिंग होता है, दोनों ही स्ट्रिंग होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर भी लिख सकते हैं और उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो बन रहा है वो एक तरह का स्ट्रिंग ही बन रहा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट ना हो इसलिए हम इसको कमेंट के रूप में लिखते हैं। और ये इन्वर्टेड कामा जो है, इसको इन्वर्टेड कोट्स भी कहते हैं, उसको हम सिंगल या डबल का यूज करते हैं। यही मतलब होता है और इसका कुछ और अलग मतलब नहीं होता। अच्छा, ये मतलब उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ यही एग्जीक्यूट करेगा? बिल्कुल, मेरी बात सुनिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है? जो भी हम आपको बता रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से सुनिए। हम शुरू में ही आपको बता दिए कि जो भी हम कमेंट लिखते हैं, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो प्रोग्राम के चाहे बिगिनिंग में लिखा जाए या वो प्रोग्राम के बीच में लिखा जाए या प्रोग्राम के लास्ट में लिखा जाए, कमेंट कहीं भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है? चलिए, अब ये जो हमारा प्रोग्राम बन रहा है, इस प्रोग्राम में कुछ चीजें यूज हो रही हैं, तो इनके बारे में हम कुछ थोड़ा सा देखते हैं। कमेंट के बारे में हमने देख लिया, अब हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं
क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक करके प्रोग्राम हम लोग बनाते रहें और प्रोग्राम के माध्यम से ही चीजों को समझते रहें। तो जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 ऑपरेटर के बारे में मुख्य रूप से अभी हम बात करेंगे, फिर बाकी के ऑपरेटर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ऑपरेटर्स, ठीक है, कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, इक्वल साइन। ये इक्वल साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़े भी हैं, तो वहां भी हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं पहले से। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज करते हैं ये समझिए। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी इसका यूज हुआ था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं a = 10, यहाँ पर लिखते हैं a = 10, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं a = a + 2, और फिर यहाँ पर लिखते हैं a = a × 2। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, और तीनों स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन होता है, अब वो एक्सप्रेशन कांस्टेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है, या वो एक्सप्रेशन ऑपरेटर और वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है, ऑपरेटर और कांस्टेंट के फॉर्म में हो सकता है, ऑपरेटर वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा होता है वो एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होता है, और इवैल्यूएट होने के बाद वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर होता है। तो ये 10 इस a वेरिएबल में स्टोर होगा, a वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अब इसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद हम जहां भी a को यूज करेंगे, a 10 को रिप्रेजेंट करेगा, a 10 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर जब कंट्रोल यहां पर आएगा a = a + 2, तो a की जो वैल्यू है, अब इस समय, अब ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होगा। तो यहां पर लिखा है a + 2, तो a की जो करंट वैल्यू है, a की करंट वैल्यू क्या है? इसके पहले ही a में कोई वैल्यू स्टोर हो चुकी है, तो यहां पर a वेरिएबल में 10 स्टोर हुआ है। जब यहां पर आएगा तो a की वैल्यू यहां पर 10 मिलेगा, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12, और ये 12 वैल्यू आकर a वेरिएबल में स्टोर हो गया। मतलब इस जगह पर पहली लाइन में a की वैल्यू 10 है, और सेकेंड रो में a की वैल्यू 12 हो गया। फिर जब कंट्रोल यहां पर आएगा, फिर यहां पर लिखा है a = a × 2, a = a × 2, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब कौन सा a की कौन सी वैल्यू? जो करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू का मतलब जो बाद में वैल्यू आई है, तो बाद में कौन सी वैल्यू आई है? a की 12 आई है, तो यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 × 2 = 24, ठीक है। और वो 24 कहाँ स्टोर हो जाएगा? a वेरिएबल में। तो इस जगह पर हम देखेंगे इस लाइन में, तो a वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 24। बात को समझ में आ रही है? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होता है। कुछ एक्सेप्शन है कुछ लैंग्वेजेज में, अगर वो उस एक्सेप्शन को छोड़ दें
तो मोस्टली लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड में किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। वो कांस्टेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है, वो वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपरेटर के साथ हो सकता है, वो वेरिएबल और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर एक लाइन और यहां पर लिख दें, a इक्वल a प्लस a इक्वल a प्लस a, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, a की करंट वैल्यू कितनी है, 24 है, तो 24 प्लस 24 इन दोनों को ऐड करेगा और दोनों को ऐड करके कहां स्टोर कर देगा, a वेरिएबल में। तो अब यहां पर a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। बात समझ में आ रही है? तो मोस्टली असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड में किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। यहां पर कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने नहीं लिखा, इसको छोड़कर ये भी एक एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा। अगर हम यहां पर लिख देते हैं a इक्वल 38 प्लस 20, 38 प्लस 20, तो अब यहां पर a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58। बात सबको समझ में आ रही है? असाइनमेंट ऑपरेटर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होता है और उसके राइट हैंड साइड में किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम हम लोग धीरे धीरे करके बनाते रहें, एक एक दो प्रोग्राम बनाते रहें और प्रोग्राम के माध्यम से ही हम पूरे पाइथन को समझें। तो थोड़ा अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बनाते हैं तो जनरली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता ही है। तो यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेटर पता होगा ना कौन कौन सा होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, स्लैश, मॉडुलस, और यहां पर पाइथन में एक और ऑपरेटर है डबल स्लैश। ठीक है, ये इतने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए जिन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है उन ऑपरेटर्स को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, क्या करेगा? एडिशन करता है ना। एग्जांपल देख सकते हैं, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ठीक, ये माइनस क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक। तो ये जैसे a माइनस बी, ठीक है, ये क्या करता है? एस्टेरिस्क क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो a मल्टीप्लाई b, ठीक है, और ये स्लैश ऑपरेटर क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन के लिए यूज होता है, ठीक। और हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, a स्लैश b, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आउटपुट मिलता है, ये थोड़ा समझना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो तरह का डिवीजन ऑपरेटर है। ये एक डिवीजन ऑपरेटर है और ये जो डबल स्लैश से लिखा गया है, ये डबल स्लैश वाला भी डिवीजन ही करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि आप समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर a डिवाइडेड b अगर हम यहाँ पर करते हैं, अब यहाँ पर a और b की जगह पर कोई वैल्यू हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं
जैसे ये a डिवाइडेड b है, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 2.5, इसका रिजल्ट होगा 2.5, ठीक। मतलब कि ये उसको डिवाइड करके और जो कोसेंट होगा वो कोसेंट आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो इसको कहते हैं, जो डबल स्लैश साइन है, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। तो इसका भी थोड़ा मतलब समझिए, उसके बाद बीच में देखते हैं ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये फ्लोर डिवीजन है। और अगर हम इसको करते हैं ऐसे a डिवाइडेड बाई b, सॉरी a डबल स्लैश a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। और यहां पर अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 5 और यहां पर डबल स्लैश 2, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो इसका रिजल्ट मिलेगा 2। मतलब कि डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट होता है, कोसेंट का केवल इंटीजर पार्ट, कोसेंट का केवल इंटीजर पार्ट, कोसेंट तो यहां भी आया, कोसेंट यहां भी आया है 2.5, लेकिन इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? इंटीजर पार्ट होगा केवल 2। तो अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं और डिवाइड करने के बाद उसका जो कोसेंट आता है, कोसेंट का अगर केवल इंटीजर पार्ट लेना चाहते हैं तो उस केस में हम फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं, जो डबल स्लैश के साथ होता है। और सिंपली अगर आप इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं तो उस केस में हम सिंगल स्लैश ऑपरेटर का यूज करें, ठीक। एक और ऑपरेटर यहां पर है, ये है आपका, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। और मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे अब अगर हम यहां पर a मॉडुलस b करें, a मॉडुलस b, और मान लीजिए a की वैल्यू है 5 और मॉडुलस 2, तो इस केस में इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट इसका रिमाइंडर वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू जो होगा वही उसका रिजल्ट होगा। तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना, रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक। तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। जब कभी भी आपको किसी को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक। अगर किसी नंबर को डिवाइड करके उसके कोसेंट का केवल इंटीजर पार्ट फाइंड करना है तो उस केस में डबल स्लैश, जिसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं, उसका यूज करेंगे। समझ में आया आपको? यस सर। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, 2-3 दिनों से लग रहा था सर्दी जुकाम हो गया है। तो सर्दी जुकाम होने की वजह से थोड़ी दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है ना, तो आराम मिल जाए। हाँ, कल शिवरात्रि है ना, तो कल शिवरात्रि की छुट्टी रहेगी, परसों संडे है, तो इसके बाद मिलेंगे मंडे, तो मंडे तक शायद ठीक हो जाए, ठीक हो जाएंगे। चलिए, पूरा जाड़ा बीत गया, पूरे जाड़े में नहीं सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब जाड़ा खत्म हुआ तो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें। इन ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स, अभी सारे ऑपरेटर्स के बारे में अभी आपको नहीं बता रहे, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बाद में बता देंगे। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स जो हम लोग अभी यूज करना है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझना आसान होता है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे इसमें कई सारी चीजें हैं जो अभी हम उसको स्किप किए हैं, अभी कुछ दिनों के बाद आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम उसको स्किप नहीं करते तो ये क्लास आपकी बोरिंग होने लगती है, फिर आप उसमें आपका मन नहीं लगता। और अगर डायरेक्ट अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे, डायरेक्ट अगर हम कोडिंग सीखेंगे तो आपका मन लगा रहेगा, बीच बीच में जो पॉइंट्स हैं
जिनको थ्योरेटिकली थोड़ा सा चीज़ें हमको समझानी है वो हम आपको आगे समझाते रहेंगे, एक एक करके बताते रहेंगे। तो ऑपरेटर्स में रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कई तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर हैं? तो इसमें रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये 6 ऑपरेटर्स, ये 6 ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले एक चीज के बारे में हम बात करेंगे जो हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, जो बिल्कुल प्रोग्राम सीखने के स्टेज में होते हैं, बिल्कुल बिगनिंग में जो होता है। और वो कंफ्यूजन कहाँ होता है? तो वो कंफ्यूजन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर। ये इन दोनों ऑपरेटर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और इस कंफ्यूजन को हम पहले ही आपको दूर करना चाहते हैं कि आप आगे जब प्रोग्राम बनाएं तो आपके साथ वैसा कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो इक्वल साइन यहाँ पर लिखा गया है, ये सिंगल इक्वल साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब अगर मान लो आप कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल बी, a इक्वल बी, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि b वेरिएबल की वैल्यू a में स्टोर हो। जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रोग्राम बनाएंगे तो हो सकता है कि b में कोई वैल्यू हो। जो भी वैल्यू होगा वो b वेरिएबल की वैल्यू a वेरिएबल में स्टोर हो जाए। लेकिन यहां पर अगर हम ऐसा ही लिख दें, अगर हम यहां पर लिख दें a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, तो अब ये a और b को कंपेयर करेगा, a और b को कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा? ये कंपेयर करेगा कि क्या a b के बराबर है, इज a इक्वल टू b, ठीक। तो अगर ये बराबर होगा तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दो चीज होता है जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। क्योंकि ये इक्वल टू जो है, ये जो डबल इक्वल साइन से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये इक्वल टू ऑपरेटर है। और ये कैसा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा हमको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में प्रोवाइड करता है, हमको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में मिलता है। तो अगर a और b दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये ट्रू होगा, और अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ये फॉल्स होगा। इसका रिजल्ट हमको फॉल्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो सिंगल इक्वल साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। और ये जो डबल इक्वल साइन है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये a और b की वैल्यू को कंपेयर करता है कि क्या a और b की वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बात समझ में आया? अब इन ऑपरेटर्स के बारे में देख लीजिए। बाकी मालूम ही होगा आपको, सबको पता होगा, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक, कि इज, हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं, इज ए ग्रेटर देन बी, इज ए ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है? ठीक, दो रिजल्ट मिल सकता है, यस और नो। यस और नो, वो डिपेंड करेगा कि ए वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है और बी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है। अगर ए वेरिएबल की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो ये रिटर्न करेगा यस, ए इज ग्रेटर देन बी।
और अगर ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल से छोटी होगी तो ये रिटर्न करेगा नो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो वो उतना नहीं बोलेगा, वो खाली यस और नो में रिजल्ट देगा, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। बात समझ में आ रही है सबको? इसी तरह से ये जो लेस देन तो लेस देन जैसे ग्रेटर देन है वैसे लेस देन है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। इज ए लेस देन बी, इज ए लेस देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, और अगर ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं होगी तो उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हम आपको समझाने के लिए यहां पर इस तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं कि इज ए, ये एक इंग्लिश का सेंटेंस बन रहा है, इज ए ग्रेटर देन बी या इज ए लेस देन बी। एक्चुअली जब हम कोडिंग करेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर इज नहीं होगा, वहां पर वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, इफ होगा या एल्स होगा। इफ या एल्स का यूज करेंगे, आगे देखेंगे उसके बारे में कि किस तरीके से यूज करते हैं। पहले हम यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम आपको समझाएं इसके बारे में कि आगे जब कभी भी हम इसको प्रोग्राम में यूज करें तो उस समय यूज करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। देखिए यहाँ इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है इज ए ग्रेटर देन बी, तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो ट्रू होगा, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, क्या ए बी से बड़ा या बराबर है। तो अगर बड़ा होगा तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और अगर वो बराबर होगा तब भी कंडीशन ट्रू। ठीक है, कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब ये छोटा। उसी तरह से ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू इज ए लेस देन आर इक्वल टू बी, तो जैसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी वैसे लेस देन आर इक्वल टू बी। लेस को भी चेक करेगा, अगर लेस होगा तब भी कंडीशन ट्रू और इक्वल होगा तब भी कंडीशन ट्रू। और इसके बारे में तो अभी हम लोग बात किए ही है, ठीक, कि इज ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी की वैल्यू बराबर होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और आखिरी ऑपरेटर है इसमें इज ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है। इज ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर बराबर हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक और ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर के अलावा एक और ऑपरेटर हम समझ लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर है एंड, दूसरा ऑपरेटर है और तीसरा ऑपरेटर है नॉट। एंड,
और नॉट। पाइथन में हम इसी तरह से इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, एंड लिखते हैं या और लिखते हैं या नॉट। ठीक है, अब इनका यूज क्या होता है, कैसे यूज होता है, तो आप इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस के साथ होता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात हो रही है। रिलेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, बात समझ लीजिए। रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जहां पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ है, वैसे एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में क्या यूज हो रहा है, ग्रेटर देन साइन, और ग्रेटर देन क्या है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, इस एक्सप्रेशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जहां पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज होता है, हम उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी तरह से अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी होता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, जहां पर जिस एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है, उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज रिलेशनल एक्सप्रेशंस के साथ होता है। जैसे एक यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, इज ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन 20। इज ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन 20। क्या ए बी से बड़ा है और बी 20 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, इसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू या फॉल्स। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब इसको जरा एग्जामिन करने के लिए हम वेरिएबल में थोड़ा नंबर ले लेते हैं। कोई मान लो हम यहां पर ले लेते हैं, ए वेरिएबल में हम ले लेते हैं 20 और बी वेरिएबल में ले लेते हैं 25। ए वेरिएबल में 20 और बी वेरिएबल में 25। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को समझिए। इज ए ग्रेटर देन बी, नो, पास हो गया ना, क्योंकि इसको भी ट्रू होना चाहिए और इसको भी ट्रू होना चाहिए, तब फाइनल रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी, नो, फॉल्स। ठीक है, और एंड ऑपरेटर लगा होने की वजह से अगर ये पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो फिर दूसरे एक्सप्रेशन को चेक नहीं करता है। आप लोग पढ़े होंगे अपने पहले क्लास में, फिजिक्स वगैरह जो लोग पढ़े होंगे, लॉजिक गेट पढ़े हैं। लॉजिक गेट में तो वही है, यहाँ पर गेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसको हम ऑपरेटर के रूप में यूज कर रहे हैं। अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं होगा, क्योंकि उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब एक दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ए में स्टोर करते हैं 20 और बी में स्टोर कर लेते हैं 15। ए वेरिएबल में 20 स्टोर करते हैं और बी वेरिएबल में 15 स्टोर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, इज ए ग्रेटर देन बी, यस, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, यस, एंड अब इसको भी चेक करेगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये दूसरे एक्सप्रेशन को भी चेक करेगा, क्योंकि एंड का यूज हो रहा है।
तो ए ग्रेटर देन बी, यस, एंड बी ग्रेटर देन 20, नो, नो। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। फाइनल रिजल्ट फॉल्स। तो फॉल्स क्योंकि अगर ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। अगर ये पहला फॉल्स हो गया और मान लो दूसरा ट्रू भी है तो भी फॉल्स। ठीक है, और अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। तो ट्रू कब मिलता है? जब दोनों ट्रू। जब दोनों ट्रू होता है तो इसका फाइनल रिजल्ट हमको ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स। समझ में आ गया? चलिए अब इसको देखते हैं, आर को, और ऑपरेटर। इज ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन 20। इज ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन 20। इसका फाइनल रिजल्ट कब ट्रू मिलेगा? दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहां पर और का यूज किया गया है कि आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी एक ट्रू तो फाइनल रिजल्ट ट्रू। अब मान लीजिए कि यहां पर हम लिखते हैं a इक्वल 25 और b इक्वल 30। a वेरिएबल में मान लो वैल्यू है 25 और b वेरिएबल में वैल्यू है 30। ठीक है, तो अब यहां जब ये चेक करेगा कि a ग्रेटर देन b, नो, ये तो फाल्स हो गया ना, क्योंकि a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 30 है। a ग्रेटर देन b, नो, नो, फिर यहां पड़ेगा और b ग्रेटर देन 20, यस, ट्रू हो गया। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक, और अगर मान लो a वेरिएबल की वैल्यू है 10 और b वेरिएबल की वैल्यू है 8, a वेरिएबल की वैल्यू 10 और b वेरिएबल की वैल्यू 8। अब यहां पर ये चेक करेगा कि a ग्रेटर देन b, यस, यस, a ग्रेटर देन b, यस, कंडीशन ट्रू हो गया। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आगे उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक, तो इसका भी रिजल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा। और इसमें आपको फॉल्स कब मिलेगा? जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो। मतलब कि अगर मान लो a में 8 है और b में 10, a वेरिएबल में 8 स्टोर है और b वेरिएबल में 10 स्टोर है। ठीक, तो अब ये चेक करेगा a ग्रेटर देन b, नो, नो, इसको भी चेक करेगा क्योंकि r लगा है। ठीक है, आगे भी चेक करेगा। ठीक, b ग्रेटर देन 20, नो, नो, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। फाइनल रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, इसके बाद देखो नॉट, नॉट। ठीक है, तो जैसे इसको देख रहे हैं एंड ऑपरेटर को और आर ऑपरेटर, ये दोनों ही ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, एंड और आर ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी का मतलब यहाँ पे बाइनरी नंबर से नहीं है, बात ध्यान से समझिए। बाइनरी का मतलब बाइनरी नंबर से नहीं है। बाई का मतलब दो, बाई का मतलब दो, टू, ये भी है। ठीक ना, मतलब कि ऐसा ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड यूज होते हैं। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 5 + 6, 5 + 6, ठीक है, प्लस क्या है? ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी कौन सा? बाइनरी। बाइनरी
बाइनरी ऑपरेटर। क्यों बाइनरी ऑपरेटर है? क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड यूज हो रहा है, प्लस साइन के पहले भी एक ऑपरेंड है और प्लस साइन के बाद भी एक ऑपरेंड है। तो ये दो ऑपरेंड है, इसलिए इसको बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा यूनरी ऑपरेटर भी होता है। यूनरी का मतलब एक, सुने हैं ना? यूनरी मतलब एक, जैसे मान लो लिखा केवल +5 या लिखा केवल -6। ठीक है, तो ऑपरेटर के साथ कितना ऑपरेंड? सिंगल ऑपरेंड। सिंगल ऑपरेंड। ऑपरेंड कौन है? जिसके ऊपर ऑपरेशन होता है वो ऑपरेंड होता है। जो ऑपरेशन करता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेशन कौन कर रहा है? प्लस या माइनस। क्या ऑपरेशन कर रहा है? 5 को पॉजिटिव बना रहा है और 6 को नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो जिसके ऊपर ऑपरेशन होता है उसको ऑपरेंड कहते हैं, जो ऑपरेशन करता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो नॉट है ये यूनरी ऑपरेटर, नॉट यूनरी ऑपरेटर। ठीक, और ये क्या करता है? जैसे मान लो हम यहां पे लिखते हैं नॉट ए, नॉट ए, नॉट ए। अब यहां पर इसको थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है आपको कि जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, उस वेरिएबल में दो तरह की वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल में दो तरह की वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कोई एक वेरिएबल, मान लो ए वेरिएबल है, इसमें दो तरह की वैल्यू स्टोर होती है। कौन कौन सी वैल्यू? एक वैल्यू होता है 0 और एक वैल्यू होता है नॉन जीरो। 0 और नॉन जीरो, दो तरह की वैल्यू स्टोर। ठीक है, और ये जो 0 होता है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फॉल्स से। 0 का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? फॉल्स से होता है। और नॉन जीरो का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ट्रू से। ट्रू। अब नॉन जीरो क्या है? जैसे मान लो नॉन जीरो में, जीरो का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि जीरो कैसे? ये जीरो हो गया। और नॉन जीरो में क्या हो सकता है? तो नॉन जीरो में 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो -5 भी नॉन जीरो है और 5 भी नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर और ये निगेटिव नंबर, ये दोनों ही नॉन जीरो। ठीक, तो चाहे 5 लिखा हो या -5 लिखा हो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू को। और अगर 0 लिखा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फॉल्स को। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ए, तो ए में जैसी वैल्यू होगी उसका रिवर्स। ठीक, अब ए में कैसी वैल्यू हो सकती है ये समझ लो। ए में वैल्यू हो सकती है, मान लो कि ए में वैल्यू है 0, ए में वैल्यू है 0। ठीक है, तो अब ये कर रहा है नॉट, अब 0 का मतलब क्या? फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स होता है ना, 0 का मतलब फॉल्स। तो ये कर रहा है नॉट ए, नॉट फॉल्स, नॉट ए, नॉट फॉल्स। तो नॉट फॉल्स क्या? फॉल्स नहीं, तो क्या होगा? ट्रू। फॉल्स नहीं तो ट्रू। और मान लो यहां पर ए में कोई वैल्यू है 5, तो 5 का मतलब क्या? ट्रू। 5 का मतलब ट्रू। तो ये कह रहा है नॉट ए, नॉट ए माने नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या? फॉल्स। बात समझ आ रहा है? ठीक, तो नॉट ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं तो जो एक्सप्रेशन होता है या जो वेरिएबल होता है उसको वो रिवर्स करके उसका रिजल्ट देता है। मतलब कि अगर वेरिएबल में ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स होगा तो ट्रू। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही काफी है ना? कल छुट्टी है, मालूम है ना? कल छुट्टी है, शिवरात्रि की छुट्टी है। तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है, अगली क्लास हम लोगों की मंडे को होगी। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।